Cheers, brother. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. ओहो हो, सर हो गया मामला। जो है जो है पहले एक मिनट दोस्तों, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप चखना ग्रहण कीजिए। हाँ, नहीं इतनी इज्जत मत दीजिए इसको, रिस्पेक्ट पे कोई कमी नहीं। इज्जत के साथ म्यूजिक। Cheers. सर जो है आप एक मर्तबा राजस्थान गए थे। मैं कई मर्तबा जा चुका हूँ राजस्थान। एक मर्तबा आप स्पेशल तौर पे गए थे सर, उसके बारे में थोड़ा सा। जोधपुर साइड गए थे आप? हाँ, मैं जोधपुर गया था जी। हमारे कॉलेज के मित्र हैं, बड़े करीबी। तो उनके घर में शादी थी, तो उन्होंने इनवाइट किया था। तो एक राजस्थान में एक ठिकाना है, पोसाना करके ठिकाना है। तो वहाँ के हैं हमारे बहुत करीबी मित्र हैं कॉलेज के, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली के। तो उनका नाम है गजेंद्र सिंह राठौर। तो गज्जू बना का हुक्म था, आ जाओ चुपचाप। हमारे पूरे बैच के आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हुआ करते थे गज्जू बना, तगड़े बॉडी बिल्डर एंड वेरी स्वीट गाय, वेरी नाइस पर्सन, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो उन्होंने बुलाया, तो मैंने बोला भाई, एक बार पहले मेरा प्रोग्राम बन रहा था वहाँ पे जाने का। मैं जोधपुर गया था ना, पहली बार शूट करने हम गए थे, तो मेरा प्लान बन रहा था, फिर हमारा टाइम नहीं लगा। तो मैंने बोला कि अगर इस बार मैं नहीं पहुँचा ना, राजस्थान नहीं पहुँचा, तो सब मिल के पीटेंगे। तो शराफत इसी में है कि चुपचाप पहुँचो। तो मैं पहुँचा, वो पूरा शादी थी वहाँ पे, बहुत बहुत ही बढ़िया, टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बहुत अच्छा, पुराने कॉलेज के मित्र भी मिले हमें कई सारे। तो गजू बना ने बुलाया था। तो आपने सर जिक्र किया ठिकाना, तो राजस्थान में एक तो राजपूतों के ऐसे मतलब ठिकाने बोले जाते हैं। हाँ, ठिकाने हैं जो जैसे आप ही कहते हो, रियासत तो फिर बड़ी हो गई ना, जैसे कि जोधपुर हो गई, जयपुर हो गई, बीकानेर, ये सब, अलवर वगैरह, दीज आर बिग दिस थिंग। बट जैसे ठिकानेदार होते हैं ना, जैसे कि प्रोमिनेंट ठिकानेदार होते हैं जो काफ़ी प्रोमिनेंट, दे आर मैसिव लैंड ओनर्स, उनकी हवेलियाँ होती हैं वगैरह वगैरह। तो ठिकाने जो फैमिलीज चलाते आ रही हैं, तो वो पोसाना एक ठिकाना है। तो गज्जू बना वहीं के रहने वाले हैं। ही इज़ मारवाड़ी हॉर्सेस ब्रीड करते हैं वो शुरू से ही घुड़सवारी का शौक, और शुरू से ही बहुत। राजस्थान में सर थोड़ा सा ये है ना, जैसे हमारे यहाँ पे सर राजपूत हैं, अलग अलग बसे हुए हैं। हाँ, तो जैसे हमारे वाला जो एरिया है इधर वाला, आपका तो धौलपुर वाला, आपका तो चंबल वाला एरिया है। हाँ, धौलपुर वाला जो एरिया है, हाँ, जहाँ पे हम सब लोग हैं, तो वो परमार हैं ज़्यादातर। तो उसको बोलते हैं परमार पार्टी। परमार पार्टी। जैसे कोई तोमर या सिकरवार एरिया से आ रहा है, कहाँ जा रहे हो, कि हम जा रहे हैं परमार पार्टी। तो वो परमार पार्टी पूरा एरिया है, उसमें कई गाँव होंगे ना। हाँ, तो पूरा एक एरिया है कि कहाँ जा रहे हैं। ऐसे नहीं बोलते धौलपुर जा रहे हैं, कि परमार पार्टी जा रहे हैं। तो जैसे तोमर घार, जहाँ पे तोमर ही तोमर है मुरैना में, तो उसको बांट दिया गया है तोमर घार। तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं वहाँ फलानी जगह जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हैं, तोमर घार। तो पता लग जाएगा ये उस एरिया में शादी कहाँ हो रही है, तोमर पार्टी या तोमर घार। बदावर, जो ग्वालियर वाला एरिया है सर, भदौरिया है वहाँ पे, तो बदावर। तो राजपूतों में ऐसे, पर वो एरिया काफ़ी ठीक हो गया पहले से ना। अब लोग भी पढ़ लिख गए, बाहर चले गए, बहुत एजुकेशन ने बहुत फ़र्क डाला है। एक ज़माने में वो तेजाबी इलाका था वो, बहुत ज़्यादा। लोग सूरज ढलने के बाद ना, ये बात मैंने नोट करी है। मैं जब बहुत वहाँ पे, मेरे पिताजी पोस्टेड थे, तो तब हमने कहानियाँ सुनी थी कि रात को लोग उस इलाके को पार नहीं करते। एक तो वहाँ पे रंजिशें दुनिया भर की, वहाँ पे दुश्मनियाँ दुनिया भर की एक दूसरे और चली आ रही हैं, खानदानी दुश्मनियाँ। वो भूल भी गए होंगे कहाँ लड़ाई शुरू हुई थी, तीसरी चौथी पीढ़ी, ठाएं कई बार नहीं होता आजकल, तो काफ़ी बार। कई बार तो आपने भी बताया ना सर कि राजपूतों को हैंडल करने का तरीका सोचा गया था कि ये लड़ते क्यों हैं, या तो दुश्मनों से लड़ेंगे सब मिलके, दुश्मन नहीं होंगे तो आपस में लड़ेंगे। फिर आपने बताया कि इनका एक दिवाली से और दशहरे के बीच में, दशहरे राजस्थान में बड़ा होता था कि दशहरे शस्त्र पूजा में युद्ध जरूर होना है।
क्योंकि हथियार बाहर आते हैं पूजन के लिए, फिर बिना पूजा के जाएंगे नहीं अंदर। और उसके तहत खून लगना पड़ेगा। तो ये, हाँ, ये एक ज़माने में बहुत होता था, आज से 400-500 साल पहले। तो ये बहुत एक प्रथा थी, मतलब 1000 साल से चली आ रही, पर एक प्रथा थी कि एक बार तलवार निकल गई। तलवार को आज भी राजस्थान में भवानी बोलते हैं। तो एक बार तलवार निकल गई तो बिना खून के तलवार वापस म्यान में नहीं जाएगी। वो इस चीज़ को ना बड़े सीरियसली ले लिया लोगों ने। तो साफा पहन के कट कट कर मुगलों को इतना बुरा नापा था। बाद में तो खैर अंग्रेजों ने भी हिसाब किताब लगाया था कि कैलकुलेटर लेके पंगा क्या है, ये लड़ते क्यों रहते हैं यार। हाँ, पर फिर वो ठीक ठाक हो गया। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना कि काफ़ी चीज़ें बाद में सेटल हो जाती हैं समय के समय। एक ज़माने में बड़ा। एनीवे, आज बताओ पाकिस्तान कहाँ है भाई? सर पाकिस्तान से ही है खबर जो है। हाँ, एक जर्नल है सर, आसिफ गफूर, जानता हूँ आप जानते होंगे सर वो, क्योंकि बिल्कुल, आई नो वेरी वेल। डीजी वो रहे हैं, ISPR थे, हाँ। 16 से 20 तक रहे हैं शायद। गफूर जी क्या कह रहे हैं? उनके घर में एक पेट डॉग था, हाँ, प्यारा सा था, तो उसकी डेथ हो जाती, क्या बात कर डेथ हो गई उसकी। तो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला वो कि भाई सो एंड सो। तो उनके भक्तजन जो हैं चमचे लग गए पीछे और पूरा सोशल मीडिया भर दिया शोक संदेश। कुछ पाकिस्तानी पत्रकार भी सर इसमें बात मतलब ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो इनके चमचे लग गए, 3-3 ट्वीट कर दिए, यहाँ सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, दुख व्यक्त करे ही जा रहे हैं। पीओके में इतनी नरसंहार हो रहा, इतना सेना का अत्याचार हो रहा है और डेथ कर दी, लोगों को मार दिया, हाँ, उसके बारे में एक भी नहीं। और इनके में 3-3 एक दिन में 3 चार्ज कर दी। चलो हो गया दुख भाई, हम भी दुख। मुझे लगा है कि अगर आसिफ गफूर का, वो रिटायर हो गया सर। मैं जानता हूँ, अगर आसिफ गफूर का कुत्ता मरा है, मुझे लगता है पाकिस्तानी आर्मी ने गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया होगा उसको। सर अब तो रिटायर हो गया, अब भी इतने उसमें होगा। पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान के मालिक कौन है? पाकिस्तान के जो मालिक हैं वो फौजी हैं, दे ओन दैट प्लेस। पाकिस्तान का जो फौजी है ना, वो सिस्टम में प्लग्ड इन रहता है। जैसे यहाँ पे है, अभी देखो, जैसे मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बट क्योंकि हमारी इंडियन ऑडियंस लार्जली इंडियन है, तो मैं उनको बता देता हूँ। जो हमारी ऑडियंस है ना, इट्स इंडियन, लार्जली इंडियन। 30 जून को जनरल द्विवेदी विल रिटायर एंड लेफ्टिनेंट जनरल सेठ विल टेक ओवर एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्रॉम हिम। आफ्टरनून में एक सेरेमनी होगी छोटी सी, और they'll बेटन शेटन वाला मामला और ये पिपिंग वाला मामला और ऑल दैट, एंड देन ही टेक्स ओवर फॉर्मली एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। यही चीज जब पाकिस्तान में होती है ना, तो इतना बवाल होता है कि पता नहीं कौन भगवान ऊपर से आ गए, क्या हुआ, कोई फरिश्ता ऊपर से आ गया या कोई खुदा ऊपर से आ गया। इस लेवल का पाकिस्तान में ड्रामा होता है। तो हमारे यहाँ कितने साल में होता है सर? हमारे यहाँ कितने साल में होता है ये वाला जो आप बता रहे हैं? नहीं, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 62। और पाकिस्तान में सर अब होगा 15-20 साल बाद, तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना। हाँ, ये बात भी ठीक है। अब आसिम मुनीर तो है, वो 10 साल चीफ रहेगा पूरा। अब जो 10 साल बाद आएगा, ये समझो कुंभ से भी बहुत महंगा पड़ रहा है। वो तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। अरे बन गया पाकिस्तानी। तो सर वो क्यों ना भगड़े पाए, आप ऐसे कह रहे हैं? नहीं, तो हाँ, आपकी बात ठीक है, आपका एनालिसिस बेहतर है इस मामले में। इतने दिनों बाद ये मौका आया है। हाँ सर, फिर आप बता रहे थे, फिर भगड़े शंगड़े पाए जाते हैं फिर। हाँ, तो इनका यही मामला पाकिस्तानियों का ऐसा। तो पाकिस्तानी प्लग्ड इन रहते हैं फौजी फाउंडेशन के थ्रू, दिस दैट, कुछ ना कुछ इनका चलता रहता है। और ये जब तक इनकी आखिरी सांसें नहीं होती, तब तक ये स्टेट से कुछ ना कुछ नोचते रहते हैं। देखो, पेंशन तो हक है, पेंशन इज अ राइट, मैं पेंशन की बात नहीं कर रहा। उसके अलावा भी हर एक फौजी स्टेट में अपने पंजे मार के पाकिस्तान से कुछ ना कुछ लेता है, और हर चीज में इन्वॉल्व है। डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व हैं, बिजली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, मतलब फौज के काम के अलावा भाई लोग सब में इन्वॉल्व हैं। रोजमर्रा की चीजें भी बना रहे हैं सर। हाँ, ये ईद में जो जानवर कटता है, उसकी खाल बेचने की एक कंपनी है जो उनकी खालें बेचती है, उनका गोश्त बेचती है। मैं बता रहा हूं आपको, कई ऐसे केसेस आए हैं कि जहां पे बिडिंग हुई, सरकार ने बोला कि सड़क बनानी है, बिडिंग,
वहां पे जब पता लगा कि साहब फौजी फाउंडेशन ने बिड कर दिया तो लोगों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। पता लगा फौजी, सीधी बात है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलता है? अगर फौजियों को चाहिए, वो इनकी अस्करी करके कुछ कंपनियां, अस्करी बैंक, इनके बैंक हैं, इनकी ऑयल रिफाइनरीज हैं। ये फौज लड़ती नहीं है, ये फौज धंधा करती है। ये फौज जो है ना, ये बंकर में नहीं है, ये गल्ले पे है। ये फौज बंकरों में नहीं है, ये बैरिक्स में नहीं है, ये गल्ले पे बैठी है फौज। तो भाई साहब ये तो कहीं नहीं जाते, ये तो प्लग्ड इनटू द सिस्टम रहते हैं हर समय। ये सर नजम सेठी जो है वो एक परमानेंट उनका एक शो चलता है। हाँ, तो उसमें मुखातिब थे अपने एंकर से, तो उन्होंने बोला कि मैंने तो सारी पाकिस्तान ने की थी जो है, पर कतर ने बाजी मार ली। और कतर जो है वेस्टर्न मीडिया को ये बाइटें वगैरह दे रहा है कि भाई पाकिस्तान से नहीं हो पाया, फिर हमें करना पड़ा। हाँ। वो डायलॉग है ना सर, तुमसे ना हो पाएगा। उनका बाइट है जी सर। नजम सेठी का, चला सकते हैं? चलाइए। हम तो वैसे भी बड़े कीन थे कि शक्ल दिखानी बड़ी ज़रूरी है वहाँ, ये ना लोग भूल जाएं। और ये भी शक था कि ये कतरीज जो हैं ये ना कोई नंबर लगा लें, बिकॉज आपको पता है आखिरी स्टेज पे कतरीज जो है उन्होंने नंबर लगाने की कोशिश की। और अभी भी जो मीडिया के अंदर ब्रीफिंग्स दी हैं कतरीज ने वेस्टर्न मीडिया को, उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान के एफर्ट्स जो थे आखिरी स्टेज पे आके ज़रा स्टॉल कर गए थे, रुक गए थे। पुश हमने किया, पुश, फिर आखिरी पुश जो है हमने धक्का लगाया। ये कहा जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है। हाँ, तो अब उन्होंने बेहतर ब्रीफिंग की है वेस्टर्न मीडिया की। हमने इतनी ब्रीफिंग नहीं की वेस्टर्न मीडिया की, करनी चाहिए थी हमें कि हमारा क्या रोल रहा है, हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज। तो कतरीज आखिरी स्टेज पे आके वो नंबर लगा गए। भाई स्टोरी ये है कि ये बात सच है, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे पाकिस्तान से कुछ ना हो पाएगा, पाकिस्तान से कुछ ना हो पाएगा। जब इन्होंने पीस टॉक्स करी थी, मैंने बताया था ना कल, इन्होंने होटल के पैसे भी नहीं दिए, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। अब ये पाकिस्तान का ये मामला, एक आदमी का पेट खराब है, ठीक है। अब मुझे थोड़ी सी अजीब सी बात है लेकिन कह दूं मैं, एक आदमी का पेट खराब है, डॉक्टर उसको गोलियां देता है, ठीक है, तो अचानक वो बाथरूम भागता है, ठीक है, और फिर वो कहता है कि यार अब मैं ठीक हो गया, पर क्रेडिट टॉयलेट पेपर लेना चाहता है। वो कहता है मैंने ठीक कर दिया, वो टॉयलेट पेपर पाकिस्तान है, समझ रहे हो मेरी बात? वो क्रेडिट ले रहा है कि मैंने इस आदमी का पेट ठीक कर दिया। तुम्हारा लेना है कि ना लेना दो यार, तुमसे कोई बात करने को राजी नहीं है, फालतू में। मैं बहुत पहले से, कल भी मैंने 9 तारीख का कोट करा था मैंने, ये 9 मई का है। मैं चाहता हूं कि एक तो मेरा छोटा सा क्लिप दिखा दें, और ये जो 9 मई का मेरा पूरा यूट्यूब का जो मैंने बनाया था इसके ऊपर, वो जरा इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए तो लोगों को पता लग जाएगा। ये खेल जो है ना, कतरियों का खेल है, ये पाकिस्तान के बस का खेल नहीं है। ये जो सुलह करवाना, यू नो, डिप्लोमैटिक एफर्ट्स, the Qataris are past masters of diplomatic efforts. They have been hosting these kind of talks. In fact, they hosted the talks between the Taliban and the Americans, the Doha Accords, very famous Doha Accords, जिसके तहत अफगान तालिबान एक्चुअली वापस काबुल में पावर में आया। वो अमेरिकन ने साइन करा था कि आप आइए वापस, तो आ गए वापस, उन्होंने भी साइन करा। सुना आपने? मैंने यही बात बोली थी कि इन लोगों के बस का नहीं है, जब तक कतर नहीं आएगा मैटर सॉल्व नहीं होगा। जब कतर की कोई बात नहीं कर रहा था, नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट कतर, तब मैंने बोला था कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, पाकिस्तानी चोर हैं, ये इनके बस का कुछ नहीं है। आपके उससे ही तो आइडिया नहीं उठा लिया कहीं पाकिस्तान ये बात करने लगे कि ये जो आइडिया था नहीं, जो है ये साजिश के तहत बोला गया कि तुमसे ना हो पाएगा, उसको ले लो। देखो मैं एक बात बताता हूं आपको, कतर की जो पॉलिसीज है ना, कई लोग हैं मिडिल ईस्ट में उससे डिसएग्री करते हैं बहुत ज्यादा, कतर की पॉलिसी से। लॉट ऑफ कंट्रीज डिसएग्री विद कतर्स पॉलिसीज, and that's okay. You have every right to disagree, but you have to agree to one fact. Qatar is a very credible negotiator. Credibility बहुत है कतर की, you can't deny that. You can't deny Qatar. कम है इसलिए उसके जमीर में दम है। हाँ, क्या? उसकी जरूरतें कम हैं इसीलिए उसके जमीर में दम है। मैं ये तो नहीं कहूंगा, उसकी जरूरतें ज्यादा हैं और उससे भी ज्यादा उसके पास तेल और गैस है। हो ना, उसकी अपनी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि कोई प्राप्त करने की ना, कि इसमें से कुछ, उसने सुना ना $300 मिलियन इधर से इधर होंगे
और इनका अकाउंट खुलेगा, बिलियन अरब। हाँ, और इनके अकाउंट खुलेंगे हाँ। और उसमें से पैसा बरसेगा। और हम तो एकदम इनकी पीस टॉक में बहुत ही ज्यादा, और पड़ोसी भी हैं, हम मुल्क हैं, हम ब्रादर हैं, पता नहीं ईरान हमें क्या देगा। ये सब ख्वाहिश में अभी भी सपनों में है कि ऐसा कुछ हो सकता है। देखो ये देखो उम्मीद पे दुनिया कायम है। पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि कुछ दे देगा इनको ईरान। और इनसे पूछना कि लड़ाई शुरू होने से पहले कभी आसिम मुनीर गया वहां पे ईरान? वैसे नहीं फौजी विजिट, एज हेड ऑफ स्टेट। मैं तो उसको हेड ऑफ स्टेट ही कहूंगा, ठीक है। आप इसके पहले बता दो कि शहबाज शरीफ गया हो, इमरान खान गया हो, नवाज शरीफ गया हो, या कोई भी कितनी बार गई है? जितनी बार ये लंदन भागते हैं। इमरान तो नहीं जाता लंदन इतना, इमरान तो खैर ही वॉज देयर इन पाकिस्तान फॉर 90% ऑफ द टाइम, काम से गया फिर वापस आ गया। इन लोगों की तो प्रॉपर्टी है, खान की तो प्रॉपर्टी है नहीं बार। लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि कितने बार लोग ईरान गए, पाकिस्तानी हेड्स ऑफ स्टेट कितनी बार ईरान गए? हेड ऑफ स्टेट बनने के बाद कितनी बार गए ईरान? ये जो ईरान के लिए प्यार है ना पाकिस्तान का, ये टिपिकल लाहौरी प्यार है जिसमें सिर्फ झूठ है। झूठ की चाशनी में ये रसगुल्ला निकला है, ये दैट इज इट। और ये भी बातें चल रही है ना सर कि अब तो हमारी पाइपलाइन जो है गैस वाली मुकम्मल हो जाएगी। जो है वो तो मुकम्मल थी सर, वो तो बॉर्डर तक लाया हुआ है। बॉर्डर तक हाँ। आप ही ने मुकम्मल नहीं किए, जिसका भी आपको हिसाब देना है। जैसे ही वो थोड़ा सा फुर्सत में आएगा आपसे हिसाब लेगा। और दूसरी एक और चीज है ना कि पाकिस्तान ये तो कह रहा है कि पाइपलाइन हमने बना दी, ईरान ने बना दी। अब पाकिस्तान को बोलेगा वो, पाकिस्तान कहेगा ठीक है। फिर पाकिस्तान कैसे बनाएगा? पैसे तो है नहीं पाइपलाइन के। फिर पाकिस्तान ईरान को ही बोलेगा कि तुम ही हमें लोन दे दो। देखो बात यह है ना कि ईरान के पास पैसे आएंगे, आपको लगता है पाकिस्तान छोड़ देगा ईरान को? उनके टेलीविजन पे ऑलरेडी बात होना शुरू हो गई कि इतने पैसे आएंगे। उनके यूट्यूब चैनल पे वैसी लाट टपकने लगी लोगों की, हाय हाय पैसे, हाय हाय पैसे। ठीक है ना, होने लगा ना हाय हाय पैसे, और कहानी खत्म हो गई यार, कहानी खत्म। दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। ये पाकिस्तानी लूट के पैसा मानेंगे ईरान का, ये पैरों में गिर जाएंगे ईरानियों के कि 1-2 अरब हमें दे दो हर 3 महीने। फिर इनका साइकिल बन जाएगा चाइना, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, राइट, कतर, ईरान। फिर इनकी साइकिल और बड़ी हो जाएगी, फिर हर महीने इनके पास पैसे आएंगे। यही इन्होंने काम करना है। तो ये सऊदी जैसा है सर ईरान? जैसे सऊदी वाले मोटा पैसा है, चलो ले जाओ यार, पाँव पकड़ रहे हो, कोई मुझे बात पता नहीं है। देखो मुझे पता नहीं है। यहाँ सऊदी सर इनकी सेना यूज करता है, तो उसके हवाले से दे देता होगा किराया। ईरान किस उस पे देगा पैसे कि आप मेरे यहाँ फौज भेज दो? ये वाला सिस्टम होगा नहीं। ईरानी गवर्नमेंट के पास पैसे हैं नहीं। अब जब पैसे आएंगे ना तो बहुत सारी चीजें वो करेगा, रिकंस्ट्रक्शन अंदर अपने बहुत सारी और चीजें करेगा। और क्योंकि वो अमेरिकन पैसा है, अमेरिका एक जॉइंट मैकेनिज्म बनाएगा ईरान के साथ उस पैसे को कंट्रोल करने के लिए। तो वो 300 अरब डॉलर कैश नहीं आ रहा। पाकिस्तानियों को लग रहा है कैश आ रहा है 300 अरब, सर बहुत भारी है, थोड़ा सा मैं भी उठा लूं। ये पाकिस्तानियों का माइंडसेट है। और मुझे तो देख के एज अ ह्यूमन बीइंग शर्म आ रही थी जब मैं स्क्रीन पे देख रहा था पाकिस्तानियों को। यार कितने मतलब बेगैरत लोग हैं ये लोग कि टेलीविजन पे बात कर रहे हैं कि हमें भी पैसा मिलना चाहिए ईरान का। कोई सोशल मीडिया पर जोक चला रहा था कि जब से पाकिस्तानियों को यह पता है, ये पता चला इनको कि 300 अरब डॉलर ईरान में आ रहे हैं, तो ये कहते हैं कि हम भी अमेरिका पे जंग छेड़ देंगे, अमेरिका हमारे ऊपर बम गिराएगा पर हमें पैसे दे देगा। तो अमेरिका क्यों गिराएगा बम? ये छेड़ेंगे ना। ये पता नहीं, स्टोरियां सर कुछ ही बना देते। नहीं, ये तो खैर जोक चल रहा था इंटरनेट पे। और वैसे भी सर अभी ट्रम्प से भी खुश नहीं है कि उसने मोदी की बड़ाई कर दी। फिर ट्रम्प के बिना इनकी चलती नहीं, अमेरिका के बिना इनको लोन नहीं मिल रहे। देखो मैं एक बात बताऊं, इसमें गलती पाकिस्तानियों की है भाई। जब डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ करी या भारत की तारीफ करी, हमने कुछ बोला? हमने तब नहीं बोला। जब इसने बुराई करी भारत की, डेड इकोनॉमी बोला, हमने तब भी रिएक्ट नहीं करा। हमें को फर्क नहीं पड़ता हो क्या बोले यार। मैं ये जानना चाहता हूं पाकिस्तानियों को इतना फर्क क्यों पड़ता है? छोटी चीज में इतना उड़ने क्यों लगते हैं, फिर छोटी चीज में डिप्रेस क्यों हो जाते हैं, इतने हाई और लो क्यों होते हैं? आप आराम से चलिए, कोई बात नहीं। किसी ने आपकी तारीफ कर दी, ओके सर वेरी गुड। किसी ने बुराई कर दी, ओके सर वेरी गुड। कहानी खत्म। अपने मुल्क का फायदा देखो यार, अपने मुल्क का फायदा देखो। पाकिस्तान में कितना पैसा आ रहा है, कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो देखो यार। तुम अपने काम से मतलब रखो। इनको पूरे गांव में चौधरी बनना है कि हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया। फालतू की बकवास। समझ मेरी बात? ये जो पैसों वाली बात है ना सर, हाँ, इसी से संबंधित एक है जो है सर, पीटीआई के चेयरपर्सन है। हम इसका शो का नाम जो है नहीं कर दें? नहीं, ज्यादा हो जाएगा ना। फिर सर
उसको फिर वो 10-15 साल के लिए ना रक्षा मंत्री बना के छोड़ देंगे कि आपका वहाँ पे इंडिया में बहुत डिमांड है, जो है आप बने रहिए। मेरे को तो कल सर बहुत बुरा लगा पर्सनली। क्यों? सर वो बंदा ऐसा है उनके पार्टी में, देश में, जो सच बोलता है। हाँ। उसी ने बोला कि हमें ये मानना चाहिए कि हम हिंदुओं से आए हैं और हम अफगानी नहीं हैं। चाहे भले ही वो अफगान से लड़ाई के चक्कर में बोल दिया हो, पर जब भी बोलता भाई सही बोलता। टॉयलेट पेपर भी इसी ने बोला था, जो अमर हो गया एकदम लाइन। कल एक भी लाइन नहीं बोली सर प्रधानमंत्री ने कि रक्षा मंत्री भी कुछ कर रहे थे। ये ऐसे यूं कर देखे जा रहा है कि भाई आया नाम मेरा नहीं आया। तो सर पीटीआई की चेयरपर्सन है गोहार अली खान, इन्होंने बोला है सर कि पाकिस्तान का जो बजट है, जनसंख्या कितनी सर पाकिस्तान की? ऐसे 24-25 करोड़ की। और यूपी की? यूपी के आसपास ही है, एग्जैक्टली नहीं पता, आसपास ही है, पाकिस्तान के आसपास ही है। तो वो यूपी से मुकाबला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 62 बिलियन बजट है पाकिस्तान का, और यूपी जो स्टेट है एक भारत में, उत्तर प्रदेश, उसका कह रहे हैं कि 97 बिलियन है। और उन्होंने और भी कुछ बताया सर, एक बार सुन लेते हैं। और टैक्स वगैरह की बात कर रहे हैं सर, और यूपी से पाकिस्तान को वो कर रहे हैं। इंडिया हमारा दुश्मन ही सही, लेकिन जनाब स्पीकर एक चीज तो देख ले जरा। ये मैं आपको कुछ फैक्ट फिगर देता हूं। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू 50 बिलियन, रेवेन्यू 50 बिलियन, जबकि उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन। हमारा टैक्स रेवेन्यू उनके टैक्स रेवेन्यू से 16 बिलियन कम है। इस अब्यूज को जरूर रोक लीजिएगा। ये अवाम का पैसा है, अवाम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। जिस दिन महाराष्ट्र के साथ कंपेयर करेंगे तो डिप्रेशन ही हो जाएगा। इनको यूपी में ही डिप्रेशन हो गया। यूपी से क्यों नापते हैं सर ये जनसंख्या के हिसाब से? हाँ, पॉपुलेशन आसपास है, और यूपी इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। सबसे ज्यादा लोग भी यूपी में ही हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, यूपी का जो कह रहे हैं ना ये कि यूपी की इकोनॉमी और ये सब, यूपी का बजट, यूपी इज गोइंग टू बी अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, उनका सपना है, उनका विजन है। यूपी हैज टू बिकम $1 खरब की, नॉट अरब, $1 खरब की इकोनॉमी बनेगी यूपी। साल लगेंगे, बट देयर इज अ रोड मैप। दबा के इन्वेस्टमेंट आ रही है, दबा के इन्वेस्टमेंट आ रही है यूपी में। और बड़े बड़े आप देखो कि सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ यूपी में भयानक इन्वेस्टमेंट आ रही है। उत्तर प्रदेश की जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है अभी कानपुर में, और एक सर वो पूरे इलाके में फैली, पूरे इलाके में हो रहा है। एक सर इधर भी आ रहा है, बुंदेलखंड में भी इन्होंने किया है कुछ। बुंदेलखंड में जरूरी भी है यार, वो बुंदेलखंड में थोड़ा सा मारामारी है। वी नीड मोर डेवलपमेंट इन बुंदेलखंड, बट हैविंग सेड दैट, ब्रह्मोस उत्तर प्रदेश में बनता है यार। तो योगी जी ने बोला भी है सर, ब्रह्मोस पहले ब्रह्मोस पे बनाओ योगी जी की फोटो और उसको मारो पाकिस्तान में। तो जब पाकिस्तान में मारोगे तो पाकिस्तानी आसिम मुनीर देखेगा पहले बाबा की फोटोग्राफ, पता लगा वैसे ही गला सूख गया उसका। अरे बाबा मर गए, डर के मारे वैसे ही गला सूखेगा इसका, फिर फटेगा बम बाद में। बोलेंगे कि जान दो उड़ता हुआ जा रहा है, बीच में मत आओ, है ना, जो है उड़ता हुआ मिसाइल लेने वाली बात हो जाएगी सर। उड़ता कहावत है ना सर, मतलब उड़ता मिसाइल कौन ले, जान दो भाई, जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अरे उन्होंने बोला था, अनुराग ठाकुर जो थे, जब उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था, और मैं बताऊं मुझे पॉलिटिक्स में कोई लेना देना ना, उस दिन मैंने बोला कि मैं यार अनुराग ठाकुर को सल्यूट करूंगा यार, बढ़िया आदमी है। उसने बोला कि दादा आप उड़ता तीर क्यों। सर अब राजनीति में नहीं है बहुत दिनों से, बहुत कुछ बदल गया है। क्यों? पहले कोई पार्टी जीतती हारती थी तो हत्याएं हो जाती थी, मार के लटका दिया जाता था। अब अंडे लेके पहुंच जाते हैं लोग। बड़ा अंडा इस समय छाया हुआ है सर पश्चिम बंगाल में। अंडा दूसरे राज्यों से जा रहा है, खाने के लिए कम, मारने के लिए। संडे मंडे रोज खाओ अंडे। आप सर थोड़ा सा दूर क्या हुए राजनीति से? दूर तो हम तो दूर ही थे भाई, हमें तो समझ ही नहीं है, राजनीति की तमीज ही नहीं है हमें। हाँ, और क्या सर, कोई सवाल है? सवाल, हाँ सवाल ले लेते हैं सर। सवाल ले लेते हैं। जो है इस शो का ही नाम कर दो, जो है
सर उसका प्रमोशन हो जाएगा। हाँ, सवाल और जवाब। हाँ ये ठीक है, ये शो का नाम ठीक है, सवाल और जवाब, जवाब और नीचे जो है, और इधर ख्वाजा आसिफ की फोटो। भाई साहब बढ़िया। हाँ सर ये राहुल कुमार हैं लखनऊ से। अच्छा, ये इनका प्रश्न है सर ये कि ईरान को इस समझौते के तहत मोटी राशि प्राप्त होगी। क्या? ये जो हाँ डील हो रही है, हाँ 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 हाँ, इसमें ईरान को एक मोटी धनराशि प्राप्त होगी। क्या वो पाकिस्तान की मदद करके कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर स्थापित करेगा? भारत के उसके तेल के व्यापार हैं ईरान के साथ, पर वो पाकिस्तान में ये जो पैसा आ रहा है, क्या पाकिस्तान उसको कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर के लिए यूज करेगा? देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि पहलगाम अटैक से पहले हमास की एक टीम पहुंची थी पीओके, राइट? स्वागत हुआ था, स्वागत हुआ था, पीओके पहुंची थी हमास की टीम, और ऑपरेशन सिंदूर के आसपास और उसके बाद भी हमास की टीम पाकिस्तान में थी जी। और आप जानते हैं कि हमास जो है वो ईरान का एक आर्म है, एक हथियार है, एक हाथ है उसका, एक बाजू है हमास। तो मैं ये नहीं समझता कि हमास पहुंच गया पाकिस्तान और ईरान को पता नहीं था, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। हमास की लीडरशिप कहीं भी पहुंचे और ईरान कहे कि हमें नहीं पता। तंत्र तार बिछाए रखते हैं वो चारों तरफ, जो पूरा एरिया है सर। यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, यू जस्ट हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। और हम लोग ना फिर से पाकिस्तान को, हम लोग थोड़ा सा उस चक्कर में हैं, फंदा ढीला छोड़ते थे। ये शत्रुबोध की बहुत कमी है। और मैं आपको बात बता रहा हूं कि सबसे बड़ी कमजोरी है हिंदुओं की, शत्रुबोध नहीं है। हमें लगता है कि सभी अच्छे हैं दुनिया में, ठीक है? तो इससे गलती हो जाती है कभी कभी। जैसे पाकिस्तान चुपचाप बैठा हुआ है, राइट? चुपचाप बैठा हुआ है पाकिस्तान। अब हम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि एक और हमला होगा तब हम जवाब देंगे? ना, अभी चुपचाप बैठा है। अभी हिंट आ रहे हैं सर कि वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ अंदर तैयारी चल रही है, बस हम बैठ के अभी खबरें देख रहे हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। कुछ नहीं करना आपको। आपको पता है उसका ब्रिगेड हेडक्वार्टर कहाँ है? कहीं पर भी हल्का सा खून खराबा होता है, टेल पाकिस्तान कि बॉस हम जानते हैं कि आपके 10 ब्रिगेड हेडक्वार्टर इस इलाके में दाएं बाएं फैले हुए हैं, या 5 ब्रिगेड हेडक्वार्टर है। हम किसी भी रैंडम ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा देंगे, किसी भी रैंडम ब्रिगेड हेडक्वार्टर को हम फूंक देंगे अगर भारत में कुछ हुआ। बस कहानी खत्म। आप इतना बोल के रखो और 1-2 बार फूंक दो, लाइन पे आ जाएंगे सब। इजराइल से ये वाली चीज़ तो सीखनी पड़ेगी। सीखने नहीं, हमें आती है, हम करते नहीं। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें आता सब कुछ है और हमें ना किसी की सीखने की जरूरत, हम लोग करते नहीं हैं। इजराइल कर देता है, बस यही। हमें पता है क्या करना है, हमें कैपेबिलिटी, हम फिर करते नहीं। हम क्या, छोड़ो यार, इजराइल में छोड़ो यार वाला ऑप्शन तो है नहीं वहाँ पे। उसको टारगेट दिख गया तो लॉक। हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आपने इजराइल के खिलाफ कुछ करा है और 20 साल तक कुछ नहीं हुआ, अचानक एक दिन पता लगा कि आपने किसी रेस्टोरेंट में कॉफी पी और कतर में ही हो गया था ना सर। एक बंदा तो कतर में ही था। हाँ, एक को दुबई के होटल में मारा था इन लोगों ने जाके। कतर में भी था ना सर शायद। हाँ हाँ, उसने आगे टीवी चलाया और रिमोट में बम ढुड़म, नहीं बेड में घुस गया वो। नहीं, उसके पता नहीं दीवार में कहाँ लगा रखा था वो। एक सेफ हाउस में सो रहा था वो, हमास वाला। कतर में ही? वो नहीं, ईरान में मारा था उसको। तेहरान में? हाँ, ईरान में मारा था, तेहरान में। हाँ, तेहरान में एक सेफ हाउस के अंदर था हमास वाला, उसको उड़ाया था। कतर में तो वो मिसाइल मारी थी हमास के हेडक्वार्टर में, वो तो स्टोरी अलग है। भाइयों ने वहां। तो ये लोग एक बार अगर लॉक कर देते हैं, ईरान के अंदर भी मारना बड़ी बात है सर। बंदा एक रूम के अंदर है, कौन से रूम के अंदर है, एक होटल में है, कहाँ है? अच्छा, यहाँ है, कॉलोनी के अंदर था वो। एक सेफ हाउस था अपार्टमेंट ब्लॉक में, वो सेफ हाउस था, उसके अंदर था। उसके अंदर होना पहले से बारूद डाल के रखा था, बाहर से नहीं आई मिसाइल, अंदर से ही बारूद था। पता नहीं कौन सी क्या स्टोरी थी, मुझे नहीं पता। फोटो आया था सर उसका बेड के नीचे दबा हुआ था। अरे ये रे भाई जो है जो। और बताओ सर, ये अंजलि हैं, राजस्थान से, स्टूडेंट हैं। हाँ जी, और ये नमस्कार करते हैं आपको। नमस्कार। और इनका क्वेश्चन है सर कि ईरान और अमेरिका के बीच में ये जो टेम्पररी बोल रही हैं, ये कि टेम्पररी ये जो समझौता हो रहा है,
ये समय को काटना, भटकाना ट्रंप की चाल तो नहीं है, और ये अपने नवंबर को पार करके पक्का ईरान पे हमला करेगा? देखिए, मैं अंजलि जी, मैं ये तो नहीं जानता कि ये, मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर में जो रिजल्ट आएगा ना चुनाव का, उस पर बहुत कुछ, अगर ये हार गया फिर ये ईरान को त्याग देगा, फिर क्या कहा, भाड़ में जाओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही है, पर्सनल इंटरेस्ट कम। हार गया तो सर हट जाता है। नहीं, उसमें ये होगा कि अगर फिर इसको इम्पीच करने की कोशिश करेंगे, एक राष्ट्रपति को निकालने का एक तरीका है, क्योंकि उनकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी पार्लियामेंट्री जैसी नहीं, वहां तो प्रेसिडेंट होता है, उसके अलग पावर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अलग तरीके से उसको प्रोटेक्ट करता है, फिर उसकी इम्पीचमेंट होगी, फिर इम्पीचमेंट होगी, उसको निकाला जाए, निकालने की एक प्रोसेस है। भारत में भी इम्पीचमेंट होती है, ऐसी बात नहीं कि भारत में नहीं होती, लेकिन हाँ, उसका एक प्रोसेस है, आपके इतने नंबर होने चाहिए, तो वो गेम शुरू हो जाएगा अगर ये हार गया तो। देन मतलब ईरान पे वो नहीं करेगा, लेकिन अगर जीत गया और इसको ये पता है कि अब मेरे पास 2 साल बाकी हैं, पूरे 2 साल मेरे पास बैलेंस है, तो फिर ये दंदनाता फिरेगा, फिर ये कुछ ना कुछ करेगा, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। फिर ईरान को दोबारा से पाकिस्तान की हेल्प लेनी होगी कि भैया जी एक ही हुआ, आप तो कह रहे थे। चलो ठीक है, हो गया, चले भाई। जी सर। राम राम भाई। राम राम।